ये एक एम्बुलेंस है, जो ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। और अब आप साउंड सुनिएगा, किस तरह का साउंड, और ये सबने सुन लिया होगा पहले। जो ही साउंड रिसीव होगा, अब आपने गौर किया होगा, जो ही ये पास आ रही थी, जो ही क्रॉस करके गई, उन दोनों में एक सडन फ्रीक्वेंसी का चेंज हुआ। जब ये अप्रोच कर रहा था उस समय पिच हाई थी, जब ये सेपरेट कर रहा है तो पिच एट अ सडन लो हो गई, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही थी पिच। तो इस बार मैं स्पीड कम करता हूं, 34। अब देखते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है जब तक अप्रोच कर रहा है तब तक, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। प्रोसेस से जा रही है, अब देखिए जो ही क्रॉस किया साउंड की फ्रीक्वेंसी बदल गई और लगातार वही फ्रीक्वेंसी। तो शायद हम में से मैक्सिमम लोगों को यह समझ में आता है कि एम्बुलेंस पास आ रही है कि दूर जा रही है। एम्बुलेंस एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजती है। जब अप्रोच करते हैं तो रिलेटिवली हमें वो फ्रीक्वेंसी हाई लगती है, जब सेपरेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें लो लगती है। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, और यही डॉपलर इफेक्ट अब हम स्टडी करने वाले हैं कि वो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, अप्रोच करने पे कितना चेंज आएगा, सेपरेट करने पे फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, वेवलेंथ में क्या चेंज होगा, और ये क्यों होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए जो मॉडल हमने डिस्कस किया था अभी, लगभग वही मॉडल ये है। जो मॉडल हमने अभी डिस्कस किया था कि एक हमारा सोर्स है जहां से साउंड वेव बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारा लिसनर है। ठीक है, ये जो सर्कल्स बने हैं, देखिए ये कुछ ऐसे हो रहा है। इसको मैं रन करता हूं, अभी इसको अलग कर दिया मैंने। अब देखिए ये जो पल्सेस डेवलप हो रही है, ये जो सर्कुलर पल्सेस हैं, इनको आप एज्यूम कर सकते हो कि ये जो पल्सेस हैं ये मैक्सिमा वाली पल्सेस हैं। मतलब करेस्पॉन्डिंग ग्राफ, एक मिनट ये कलर दिखेगा नहीं, ये ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये हमारा साइन का ग्राफ था, ये हमारी एक पल्स, ये दूसरी पल्स, ये कुछ इस तरह, ये इमेजिन कर रहे हैं, ये हमारा सी की स्पीड से आगे जा रहा है, तो ये सर्कुलर वेव्स भी आगे जा रही हैं। ये एक्चुअली आप इसको साइन ग्राफ समझ सकते हैं, और ये साइन वेव हर जगह मूव कर रही है, ये ऐसे वेव जा रही है। ठीक है, तो साइन वेव को ही समझाने का तरीका, ये हमारी सर्कुलर जो आपको लोकस दिख रहा है, दरअसल इस लोकस का एक नाम है वेव फ्रंट, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो ये जो सर्कुलर आपको पैटर्न दिख रहे हैं वो वेव फ्रंट है। आप फिलहाल समझ सकते हो ये मैक्सिमा का लोकस है। ठीक है, कि आपका सोर्स ये था, इसने मैक्सिमा जनरेट किया, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये मैक्सिमा चारों तरफ जा रहा है, तो जब ये मैक्सिमा यहां पहुंचा होगा, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका मैक्सिमा इधर होगा, इसका मैक्सिमा इधर, इसका मैक्सिमा इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, तो सबके मैक्सिमा कहां पहुंचे, उनका लोकस एक स्फीयर होगा। ठीक है, कुछ देर बाद वो मैक्सिमा और आगे जाएंगे तो नया स्फीयर बनेगा, कुछ देर बाद और आगे तो नया स्फीयर, और इमेजिन करिए बिटवीन टू सक्सेसिव स्फीयर्स द गैप इज लैम्डा। क्यों?
क्योंकि एक मैक्सिमा इस पे है, एक मैक्सिमा इस पे, ये देखिए मैक्सिमा का तो गैप है, और टाइम टेकन बिटवीन दीज टू इज टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिमा के गैप हैं तो इसके और इसके बीच में ये गैप वेवलेंथ है, ये गैप भी वेवलेंथ है। ठीक, तो ये तो क्लियर है। अब हमारा ये रिसीवर है। ठीक है, अब ज्यों ही ये रिसीवर मैक्सिमा को हिट करेगा एक टिक का साउंड आएगा, अभी आएगा जब मैं प्ले करूंगा। देखिए मैक्सिमा को, ज्यों ही मैक्सिमा को हिट कर रहा है एक टिक साउंड आ रहा है, अगले मैक्सिमा को हिट करेगा फिर टिक आएगा, तो बिटवीन टू सक्सेसिव टिक्स, तो देखिए इसको, ये देखिए ये इस समय टिक का साउंड आया, इस समय टिक का साउंड आया, अगले टिक का साउंड आएगा कब, जब ये वाला पल्स इस तक पहुंचेगा, और चूंकि ये गैप लैम्डा है, सी स्पीड से पल्स प्रोपेगेट कर रही है, तो लैम्डा बाय सी दैट मींस टाइम पीरियड टी बाद आएगा, तो बिटवीन टू सक्सेसिव टिक्स द गैप इज टाइम पीरियड टी। ठीक है, और 1 टाइम पीरियड ही फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं, और मैं इसको कहीं भी रखूं, दो टिक के बीच का गैप, आवाज और तेज नहीं हो सकती? देखता हूं साउंड, मैक्सिमम ही वो साउंड ही कम है इसमें। ठीक, तो शायद टिक टिक साउंड आ रहा होगा आपको, ये टिक टिक साउंड मैं कहीं भी यहां रखूं, ठीक है। अब अगर ये सोर्स आगे की तरफ मूव करने लगता तो क्या होता, तो आगे की तरफ मूव करने लगता तो मैं अगर इसको स्पीड दे दूं, अब जरा देखिए, एक तो ये सर्कल्स जितने बने उनके बीच की स्पेसिंग सेम नहीं है, यहां गैप कम है, यहां गैप ज्यादा है, तो अगर मैं ये यहां रख दूं, फील करने की कोशिश करिए, यहां पे जब रखा तो फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, और ये समझना बिल्कुल ही आसान था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये समझना कि यहां पे ये गैप कम हो गया, लैम्डा डिक्रीज हो गया, यहां पे लैम्डा बढ़ गया, तो टाइम पीरियड आता नया लैम्डा बाय स्पीड, स्पीड तो सेम ही है सी, स्पीड तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो तो सी ही है, और यहां टाइम पीरियड आया लैम्डा प्लस बाय सी, तो यहां पे टाइम पीरियड बढ़ गया, वहां पे टाइम पीरियड घट गया, तो ये तो समझ में आ रहा है कि बढ़ना और घटना चाहिए। और देखते हैं हम इसी को, स्पीड में थोड़ी और बढ़ा देता हूं, वापस यहां आ जाएगा। अब देखिए ये गैप और कम हो गया और ये गैप और बढ़ गया, तो यहां टाइम पीरियड और कम हो जाएगा और यहां टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और ये मैं देखिए यहां टाइम पीरियड सबसे ज्यादा, सबसे कम सॉरी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यहां कुछ कम, यहां सबसे कम, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई होगी, कम हो गई होगी तो, या बढ़ गई होगी तो कितनी, तो यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यहां फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो देखिए अगर इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f0 थी, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f0 थी, तो इस तरफ जो ये हमारा माइक्रोफोन है, एक माइक्रोफोन इस तरफ है, एक माइक्रोफोन यहां कहीं ले लेता हूं, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी, यहां पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम आएगी, यहां फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट आएगी, मतलब जब अप्रोच कर रहा है सबसे ज्यादा है, अब ये इधर था, ये सोर्स, इसके लिए सोर्स सेपरेट कर रहा था तो सबसे कम, वजह बहुत ही आसान,
यहां जरा देखें, इन दो के बीच में जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है और यहां जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है। और ये वेवलेंथ अगर हम निकाल लें तो हम ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई होगी। कोशिश करते हैं डिराइव करने की कि हम वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं इसकी वेलोसिटी नेगेटिव साइन कर, शायद रेस पे है। ठीक है, अब देखिए इसके और इसके बीच में जो गैप आ रहा था, इसके और इसके बीच में गैप आ रहा था, वो आ रहा था अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी f0 है तो सोर्स का टाइम पीरियड 1/f0 होगा। और सिग्नल कितनी स्पीड से जा रहे हैं, c की स्पीड से। तो ये जो गैप होगा, ये गैप आएगा लैम्डा नॉट का, और लैम्डा नॉट कैन बी रिटन एज c इंटू टी नॉट, दैट मीन c इंटू 1/f0। कब की बात चल रही है, जब ये सोर्स मूव नहीं कर रहा होगा। और ये लैम्डा कांस्टेंट है, चारों तरफ लैम्डा बिल्कुल एक सा है। ठीक है, उससे भी खास बात यह है जो फ्रीक्वेंसी ये भेज रहा है वही फ्रीक्वेंसी ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, और चारों तरफ लैम्डा एक सा है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब ये सोर्स आगे की तरफ जाने लगेगा। जब ये आगे की तरफ जाने लगेगा तो यहां आगे जाएगा तो ये गैप कम हो जाएगा। और कम क्यों, क्योंकि इसने जो पहला मैक्सिमा भेजा, एक मैक्सिमा ये भेजा, एक मैक्सिमा ये बाद में भेजने वाला है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, तो इसने जो मैक्सिमा t इक्वल टू 0 पे जनरेट किया, ठीक है, तो एक मैक्सिमा जनरेट किया, एक दूसरा मैक्सिमा जनरेट किया, तो यहां से इसने मैक्सिमा जनरेट किया। लेकिन जो ही दूसरा मैक्सिमा जनरेट किया तब तक ये खुद आगे पहुंच गया vt और आपका मैक्सिमा पहुंचा ct। तो अगला मैक्सिमा पैदा ही कहीं और हुआ है। ठीक, इस वजह से तो गैप कितना आ गया vt, ये ct, तो ये गैप कितना बचा c माइनस v टी नॉट, और ये गैप कितना हो गया c प्लस v टी नॉट। तो एक तरफ गैप कम हो गया, एक तरफ गैप बढ़ गया। तो ये इसकी वजह थी। ठीक, चलो अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट। इसके मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। इसका सिमुलेशन और एक्सपेरिमेंट आप देख चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि कोई साउंड सोर्स अगर ऑब्जर्वर के पास आ रहा है या दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। हम इसी डॉपलर इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। ये 3 पार्ट में तोड़ रहा हूं, ऑफ साउंड। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड। फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड 3 पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। Whenever there is a relative motion between object and object, that means source and observer, हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। पहला समझिए, स्पीड ऑफ साउंड इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम अलोन। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं। मींस अगर ये स्पीकर है तो यहां से एक साउंड वेव इस तरफ गई, एक साउंड वेव इस तरफ गई, ये भी सी से जाएगी, ये भी सी से जाएगी, भले चाहे इसकी स्पीड कुछ हो या ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ते दौड़ते बोलूंगा तो मेरा साउंड तेज जाएगा, क्योंकि साउंड को ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडियम की है, मेरी नहीं। हम साउंड को इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते। ये ऐसा नहीं है कि हम चलते चलते फेंकते हैं तो तेज जाता है, ये वो चीज नहीं है। क्योंकि मैकेनिक्स में हम जब दौड़ते दौड़ते कोई चीज फेंकते हैं तो हम अपना मोमेंटम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वेव कोई फिजिकल चीज नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जिसको आप फेंक रहे हैं। ठीक है, ये तो डिस्टर्बेंस है जो हमने दिया, और वो किस रेट से जा रहा है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है।
ठीक है, कि आप इसको स्पीड v दे दोगे तो यहां c प्लस वी हो जाएगा, यहां c माइनस वी हो जाएगा, नहीं, दोनों तरफ ही c रहेगा। क्लियर? हां, इसमें एक चीज का रोल जरूर आएगा, विंड का। अगर हवा चल रही होगी, अगर विंड ऐसे होगी, तो जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ स्पीड बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ स्पीड कम हो जाएगी। वजह क्या है कि जो c हम गामा RT बाय m या b बाय रो या t बाय म्यू, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम होते हैं। इसीलिए एक्चुअल स्पीड में वी विल हैव टू टेक वेलोसिटी ऑफ विंड इन अकाउंट, द डायरेक्शन इन विच विंड इज ब्लोइंग, इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी मोर, और उसके अपोजिट ये कम होगा। ठीक है, तो ये विंड के रिस्पेक्ट में है, तो विंड की वेलोसिटी ऐड होगी, तब जाके इसकी एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी। सोर्स का कोई रोल नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये जो आंसर मिला है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, इसी को वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और यही हमारा 340 मीटर पर सेकेंड है, या गामा RT बाय m। तो एक्चुअल स्पीड निकालनी है, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दोनों जोड़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे यहां हुआ। अगर विंड ब्लो नहीं कर रही है तो हर जगह स्पीड c ही रहेगी। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये एक ट्रक है A, 50 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ट्रक B है जो 30 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, सेपरेशन उनके बीच में 2 किलोमीटर है, t इक्वल टू 0 पे। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर 340 है, विंड A से B की तरफ चल रही है 20 से। अब क्वेश्चन है, इफ ट्रक A emits साउंड एट t इक्वल टू 0, पहला टाइम व्हेन B receives signal, receives sound, और सेकेंड टाइम व्हेन A receives reflected sound। ये मान सकते हो कि ये साउंड टकरा के B से रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो B पे कोई रिफ्लेक्टर सोच सकते हो, तो एक सिग्नल इसने कैच किया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, उसने कैच किया। अब हमें ये करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक पॉज ले लें, यही वीडियो पॉज करें और एक ट्राई करके देखिए आपके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा मेरे सॉल्यूशंस। चलो, एज्यूम कर रहा हूं आप ट्राई कर चुके हैं। चलो, पहला पार्ट है, अब इसने रिसीव किया तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 का फोटो बनाने वाले। ये हमारा स्पीकर है, और यहां से जो ही ये सिग्नल आएंगे, ये सिग्नल इधर जाने लगेंगे, किस रेट से? अब देखिए, C की स्पीड 340 है, लेकिन इस तरफ हवा चल रही है, तो C की वैल्यू 340 ना होके कितनी हो गई, 360। तो इस रेट से ये सिग्नल पैदा हो रहे हैं। दूसरा ट्रक यहां है, जो ट्रक खुद आ रहा है किसी रेट से 30 मीटर पर सेकेंड। हमें इस ट्रक की स्पीड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ट्रक को यहां नहीं पहुंचाना है, हमें सिग्नल को यहां पहुंचाना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर। कितनी देर में ये सिग्नल वहां तक पहुंचेगा, तो पहले का टाइम टेकन, तो ये आएगा 2000 बाय रिलेटिव स्पीड 390। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस विंड को भी कवर अप करना है, ऑब्जेक्ट को भी कवर अप करना है, क्योंकि जब तक ये इधर जाएगा तब तक ये आगे जा चुका होगा, दोनों ने मिलकर कवर अप किया होगा। अब रिफ्लेक्शन करना है, तो अब हमें यह समझना है कि इस दौरान ये ट्रक आगे जा चुका है, और ट्रक खुद कितना आगे चला गया, तो पुरानी स्पीड, ट्रक की स्पीड की जरूरत पड़ेगी अब 50। इसको मैं टाइम t1 ले लूं,
तो ये 50 T1 ये ट्रक आगे चला गया, ये वाला ट्रक भी आगे चला गया तब तक, और कितना, इसकी ट्रक की स्पीड कितनी है 30 T1। तो ये डिस्टेंस कितना बचा 2000 माइनस 80 T1। और जरा समझिए सिग्नल यहां आ चुके हैं, रिफ्लेक्ट होने लग गए, और ये सिग्नल इधर आ रहे हैं, ट्रक इधर आ रहा है, इसकी स्पीड है 50 और सिग्नल की स्पीड कितनी है, तो देखिए ये ट्रक इधर आ रहा है, सिग्नल रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, इधर आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ स्पीड 340 होती अगर हवा नहीं चलती, लेकिन हवा चल रही है तो साउंड की स्पीड 340 की जगह 320 होगी। तो अब ये सिग्नल यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो दूसरे का आंसर आया टाइम टेकन इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी, और 50 और 320 का सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या कह रहा हूं, 50 ऐड हो गई, और T1 की वैल्यू छाप दें तो 2000 माइनस 80 इंटू T1 2000 बाय 390 बाय 370, ये टाइम हमारा T2 है। क्लियर? तो इसमें बस बाकी काइनेमेटिक्स था, सिर्फ आपको यह समझना था कि हवा इस तरफ चल रही है तो स्पीड 360 है, उस तरफ चल रही है तो 320 है। ठीक है, पहला डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, कि वेवलेंथ का क्या रोल है जब रिलेटिव मोशन हो रही होगी, सोर्स या ऑब्जर्वर मूव कर रहे होंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, लैम्डा डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड मीडियम। क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू C बाय एफ, और लैम्डा की वैल्यू C बाय एफ है, C मीडियम की प्रॉपर्टी है, और फ्रीक्वेंसी जो खुद ऑक्सिलेट कर रहा है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो दरअसल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो ये समझिएगा कि हम इसको कैसे सोच रहे हैं कि अगर हमारा कोई ऑक्सीलेटर ये होता, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऑक्सीलेटर, ये हिल रहा है और ये सिग्नल आगे जा रहे हैं इधर सी से, तो ये सिग्नल ऐसे आगे जाएंगे, ये सिग्नल ऐसे आगे जाएंगे, इस तरफ सी से, इस तरफ सी से। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है, जैसे इधर से इधर ऐसे ऑक्सीलेट किया टी टाइम में, तो अगर इसने एक कंप्रेशन की पल्स अभी डेवलप की है, अगली कंप्रेशन की पल्स टी टाइम बाद डेवलप की होगी, तो यहां से जो वेव आगे की तरफ मूव करेगी और यहां से जो वेव आगे की तरफ मूव करेगी, इस वेव में गैप सी टी का होगा, ये सोचो, और यहां पे भी गैप सी टी का, या दो मैक्सिमा के बीच में, या जो भी वेवलेंथ की साइज, कब, जब ये रेस्ट पे होता। ठीक है, हाँ, इसको समझने के लिए आप सीधे ऐसे सोच सकते हैं। देखिए ये वाला केस देखिए, जैसे रोप में ये पॉइंट ऊपर से नीचे गया, ये पॉइंट ऊपर से नीचे गया टाइम पीरियड टी में, तब तक ये सिग्नल आगे चले गए, तो जब तक ये नीचे आया तब तक यही सिग्नल आगे चले गए, और यही सिग्नल आगे चले गए, तो ये लेंथ कितनी आ गई सी टी। लेकिन जरा आप सोचिए अगर इसी में दो तरफ मीडियम होता, ये, अब ये वाला पॉइंट मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सिग्नल इधर भी जाएंगे, सिग्नल इधर भी जाएंगे, यहां स्पीड C1, यहां स्पीड C2, तो अगर इसका टाइम पीरियड T है तो T टाइम में ये ऐसे घूम के वापस आएगा, तब तक एक वेव इधर भी बन चुकी होगी, एक इधर भी, तो जब ये घूम के वापस आया, इधर एक वेव बन चुकी है और एक वेव इधर भी बन चुकी है, लेकिन ये दोनों वेव बराबर नहीं है, ये C2T है, ये C1T है। ठीक, तो इस टाइम पीरियड में ये वेव कितनी चली गई, वही तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है कि कैपिटल टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है,
तो C2t, यहां C1t, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड अलग अलग का दूसरा केस अगर मैं लूं, ये अभी भी रेस्ट पे है और विंड चल रही होती इस तरफ, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी होती मान लो 100 हर्ट्ज, विंड की स्पीड होती 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखें तो इस तरफ स्पीड ज्यादा है, तो यहां जो वेव बनेगी ऐसी, और यहां जो वेव बनेगी वो ऐसी, और यहां जो वेवलेंथ होगी और यहां जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, मैक्सिमा के बीच का गैप मान लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां जो वेवलेंथ होगी लैम्डा, इस मैक्सिमा से इस मैक्सिमा तक, वो क्या होगा, टाइम पीरियड इनटू, अगर मैं c की वैल्यू 340 लूं तो 390 इंटू टी, और टाइम पीरियड को 1/100 लिख सकता हूं, और यहां पे विंड की स्पीड 50 होने की वजह से यहां 290 है, तो यहां लैम्डा 290 इंटू 1/100। तो ये बिल्कुल आसान सा डिस्कशन, अभी तक हमने सोर्स को मोशन नहीं दिए, अभी तक बस ये समझिए कि जैसे विंड चल रही होती तो इस तरफ स्पीड बढ़ जाती, टाइम पीरियड तो वही है, उतनी देर में मैक्सिमम मिनिमा लेना है, तो उतनी ही देर में वेव आगे जा रही है, तो कितनी वेव आगे चली जाएगी, तो c इंटू टाइम टी, c इंटू टाइम टी, टाइम पीरियड सेम है लेकिन c बदल गया, तो यहां तो वेवलेंथ मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आया? अब जरा समझते हैं कि अगर सोर्स मूव कर रहा होता तो क्या अंतर आता। अब अगर ये मूव कर रहा होता आगे की तरफ तो क्या अंतर आता, तो इसके लिए मैं स्पीकर ही बना देता हूं, ये बनाने में टाइम लगता है बार बार। ये है, ये जैसे खुद भी से जा रहा होता, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे होता तो वेव ऐसी बनती, ये ऐसी बनती, टाइम पीरियड टी में, ये डिस्टेंस ct आता, ये डिस्टेंस ct आता, ये वाला पॉइंट भी c से मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी c से मूव कर रहा है। कब? जब ये रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे है तो ये इसने क्या किया, ये मैं ऐसे फील कर रहा हूं, नीचे गया ऊपर आया, वही डिस्टरबेंस आगे गया, वही डिस्टरबेंस इधर गया, तो ये डिस्टरबेंस c की स्पीड से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये खुद इसके पास स्पीड होती, अगर इसके पास खुद के पास स्पीड होती तो जितनी देर में ये डिस्टरबेंस आगे गया है उतनी देर में खुद भी आगे जाता। तो अगर इसके पास स्पीड v होती तो ये कुछ ऐसे बनता, जितने टाइम पीरियड में ये वेव इधर गई, देखिए ये मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे इसने दो वेव पैदा की थी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t का सिग्नल ये है, t इक्वल टू 0 पे दो वेव पैदा की, ये वेव इधर जा रही है, ये वेव इधर जा रही है, और वेव की स्पीड पे इसका कोई कंट्रोल नहीं, तो c से इधर गई, c से इधर गई। लेकिन क्या हुआ कि जब तक ये हमारा c पहुंचा और ये हमारा c पहुंचा, ये ct है, ये ct है, तब तक ये मीडियम, सॉरी, तब तक ये आपका सोर्स खुद ही आगे चला गया, कितना, vt। अगर इसकी स्पीड v है तो vt आगे चला गया होगा, और vt आगे चला गया होगा तो ये लेंथ बन गई होगी ct माइनस vt, और ये लेंथ ct प्लस vt। ये मतलब ये वाला पॉइंट अभी भी c से जा रहा है, ये वाला पॉइंट अभी भी c से जा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये वाला पॉइंट v से चला गया, तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी हो गई c प्लस v, इन दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो गई c माइनस v, तो टाइम पीरियड t में ये लेंथ हो गई ct माइनस vt, ये लेंथ हो गई ct प्लस vt। ये ऐसे फील करो कि ये स्ट्रेच हो गया, वो दब गया, ठीक है। तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि ये अगर v से जा रहा है तो इस तरफ अगर सिग्नल ऐसे हैं तो इस तरफ सिग्नल कुछ इस तरह होंगे, तो जिस तरफ जाएगा उस तरफ सिग्नल पास पास हो जाएंगे, ठीक है। और बात बिल्कुल लॉजिकली सही थी कि सिग्नल आगे जा रहे हैं अपनी स्पीड से, हमारा सोर्स भी पीछे आता गया, तो उस तरफ दब जाएगा, दूसरी तरफ खुल जाएगा, ठीक।
तो बस इसमें इतना ही। और यहां सी की वैल्यू क्या है, इस तरफ जो स्पीड हो, यहां सी की वैल्यू क्या है, इस तरफ जो स्पीड हो। ठीक है, तो अगर विंड का रोल आता तो इधर अलग आता, सी इधर अलग आता। तो बस सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, ये पॉइंट मीडियम डिसाइड कर रहा है। मीडियम ने कहा सी से जाओ, इस पे कहा तुम सी से जाओ, लेकिन ये वाला पॉइंट वी से जा रहा है, तो एक तरफ कम आएगा, एक तरफ छोटा आएगा। ये हमारी दोनों तरफ की वेवलेंथ है। ये हर वेव के लिए ट्रू है। तो ये बहुत ही आसान सा हो गया। ये तो सोर्स का कोई रोल नहीं, सॉरी ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं, सिर्फ सोर्स का रोल है। और कितना, जिस तरफ सोर्स जा रहा है उस तरफ कम हो गई, दूसरी तरफ बढ़ गई, और लीनियर वेरिएशन है, सीधे सीधे आंसर निकल आएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ वेवलेंथ। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल देखिए, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो लगातार साउंड पैदा कर रहा है, और ये साउंड इस तरफ जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। और ये विंड की स्पीड दे रखी है, सी की वैल्यू आपको 340 लेनी है, मतलब स्पीड इन स्टिल एयर, मतलब एयर का इफेक्ट जोड़ोगे तब एक्चुअल स्पीड आएगी। दो ऑब्जर्वर हैं ए और बी। ठीक है, अब हमने इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा, पहला लैम्डा रिसीव्ड बाय ए, लैम्डा रिसीव्ड बाय बी। थर्ड, टाइम व्हेन signal is received generated at t equal to 0 is received by A। चलो ये पूछ रहा हूं तो बाय B भी पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन है, तो वंस अगेन पहले आप ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलो तो देखें, लैम्डा रिसीव्ड बाय A। तो सिंपली आपको क्या सोचना है कि यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है, यहां कोई सिग्नल जनरेट करते, तो ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर। अब सिग्नल की स्पीड क्या है, तो विंड की स्पीड का ही रोल आएगा। तो 340 होती इस तरफ, लेकिन विंड इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू, इधर सी की वैल्यू कितनी है विंड, तो 380 मीटर पर सेकेंड। और ये खुद किस तरफ जा रहा है, ये खुद जा रहा है इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से। तो यहां जो वेवलेंथ आएगी, ऑब्वियसली इसकी मुझे फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, 100 हर्ट्ज दे रहा हूं। तो यहां जो लेंथ आएगी, 380 से इधर जा रहा है, 30 से इधर जा रहा है, तो 380 प्लस 30 इंटू टाइम पीरियड। और यहां जो वेवलेंथ आएगी वो 300 माइनस 30 इंटू टाइम पीरियड। 300 माइनस 30 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो इसका खुद का, और टाइम पीरियड 1/100 है। तो लैम्डा रिसीव्ड बाय ए, ए इस तरफ है, तो इसको ये वाली वेवलेंथ मिलेगी। तो पहले का आंसर 380 प्लस 30 इंटू 1/100। लैम्डा रिसीव्ड बाय बी, बी उस तरफ है, उसको ये वेवलेंथ मिलेगी 300 माइनस 30 इंटू 1/100। चलो सेकेंड, टाइम व्हेन सिग्नल जनरेटेड एट टी इक्वल टू 0। बहुत आसान है, सिग्नल 380 से आ रहा है, पर्सन 20 से जा रहा है। सोचो, सिग्नल की स्पीड 380, पर्सन की स्पीड 20, रिलेटिव डिस्टेंस इनके बीच का 500, तो 500 बाय 380 प्लस 20 सेकेंड। और लास्ट का आंसर, इस तरफ सिग्नल की स्पीड 300 है, पर्सन की स्पीड 10 है, और सेपरेशन इनके बीच का 500 मीटर था, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो आंसर आया 500 बाय 300 माइनस 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये यहां तक बिल्कुल कॉमन सेंस था। अब हम अगला और इसका फाइनल और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। और तीसरा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड। Now it is a function of medium, source and observer all. ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से प्ले हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कुछ और है और जो उसको सुनाई दे रही है वो कुछ और है। और इसको हम समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे इसकी स्पीड भी एस लूं। ऑब्जर्वर ये कान है,
इसका भी O2, स्पीड C, जो भी विंड का रोल होगा इस C की वैल्यू में आ गया होगा। तो सिग्नल सोर्स से यहां तक जा रहे हैं, C से जा रहे हैं। अब हमें निकालना है अगर ये F0 से ऑक्सिलेट कर रहा है तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो F0 नहीं मिलेगी। जरा समझते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में क्या इसको सुनाई दिया। तो इसने जो साउंड भेजे टिक टिक टिक, हर एक टिक साउंड पे ये अपनी वेव भेज रहा है। तो हर एक टिक पे ये मैक्सिमा भेज रहा है, लेकिन उसको जो मैक्सिमा मिल रहे हैं वो कुछ और मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं अगर ये दोनों रेस्ट पे होते तो क्या होता। तो ये फ्रीक्वेंसी F0, तो यहां से जो वेव बनती उसमें ये टाइम C T0 होता, ये गैप C से जाता, T0 ही 1/F0 है। और यहां पे जब ये सिग्नल इस तक पहुंचते ये रेस्ट पे होता, तो अब देखो ये सिग्नल C से जा रहा है, ये रेस्ट पे है, ये गैप CT0 है। तो पहला अगर इसने ये रिसीव किया है तो अगला ये पीरियोडिक मोशन करने के लिए पहले ये रिसीव किया, अगली अब ये रिसीव करेगा। तो आप चाहें तो मैक्सिमा सोच सकते हैं इसमें कि इसको ऐसे सोचते हैं, इसने ये मैक्सिमा रिसीव किया तो अगला मैक्सिमा कब रिसीव करेगा। तो मैक्सिमा कितने से आ रहा है, C से, ये गैप कितना है CT0, ये रेस्ट पे है। तो कितनी देर बाद अगला मैक्सिमा रिसीव करेगा, वही तो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव टिक्स या टू सक्सेसिव मैक्सिमा। तो इसको और इसको रिसीव करने में टाइम कितना लगा, CT0/C, आंसर आया T0। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, कब, जब मोशन नहीं हो रही है, सभी रेस्ट पे। लेकिन जरा यहां देखिए, चलिए तो ये हमारा, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। सोर्स VS से आगे आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास भी मोशन है, दोनों के पास मोशन है, और स्पीड भी दे रखी है साउंड की। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी ये रिसीव करेगा। तो उसके पहले आपको फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, एपरेंट टाइम पीरियड इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी लिखो, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड क्या है, वही हमारा एपरेंट टाइम पीरियड है। तो अब जरा सोचिए कि अगर वेवलेंथ ये होती, ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता, तो ये वेवलेंथ कितने से जा रही है, वेव कितने से जा रही है C, ये गैप कितना है लैम्डा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा λ/C। लेकिन जरा सोचिए अगर ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा होता तो यहां C+V हो जाता, क्योंकि दोनों मिलके वो टाइम कवर अप करेंगे, ये डिस्टेंस दोनों को मिलके कवर अप करना। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये यूज कर रहे हैं कि ये अगर इधर आया तो यहां पे जो वेव बनेगी, यहां पे जो वेव बनेगी इस साइड पूरे में, पूरी की वेवलेंथ कितनी होगी, तो इस पूरे की वेवलेंथ यहां से यहां तक अगर लिखें तो C-VS इंटू टाइम पीरियड ये होगी। और T0 क्या है, कुछ और नहीं, 1/F0। तो उसी टाइम में ये विंड कितनी, सॉरी साउंड कितना चला गया C से, ये हमारा डिस्टेंस, यही वेवलेंथ। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं ये मैक्सिमा और अगला मैक्सिमा ये आ रहा है, दो मैक्सिमा के बीच का गैप यही तो है, यही तो वेवलेंथ है। और अगर ये मैक्सिमा मिल चुका है, ये हमारा रिसीवर, ये मैक्सिमा मिल चुका है, अगला मैक्सिमा मिलना है। अब ये C से जा रहा है, ये VO से जा रहा है, तो इस मैक्सिमा से इस मैक्सिमा तक जाने का टाइम पीरियड ही एपरेंट टाइम पीरियड है। तो T' विल बी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। वेवलेंथ कितनी है ये, और रिलेटिव स्पीड कितनी है C+V। और अगर T' ये है तो F' 1/F' इज इक्वल टू C-VS C+VO इंटू 1/F0। और इसी का फाइनल कंक्लूजन F' इज इक्वल टू F0 C+VO C-VS। ये दरअसल एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी हमने रिसीव की। इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F0 थी, हमने कुछ ज्यादा रिसीव करी, देखो ये आंसर है।
हाँ, इसमें एक और जरूरी चीज ये है कि डायरेक्शंस बदलेंगी तो ये फॉर्मूले बदल जाएंगे, क्योंकि अगर VS नेगेटिव कर दें, इस तरफ कर दें, तो यहां फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा माइनस की जगह, VO पलट दो तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा प्लस माइनस के साथ आएगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना C प्लस माइनस V ऑब्जर्वर, C माइनस प्लस V सोर्स इनटू F0। ये प्लस माइनस ऊपर कौन सा क्या आएगा, ये कॉमन सेंस है। कैसे कॉमन सेंस? बिल्कुल आसान, जरा देखिए, ये अगर पास आ रहा है, ये अगर पास आ रहा है, या ये अगर पास आ रहा है, तो कोई भी पास आएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जब पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सेपरेट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इतना भर याद रखिए। तो हम इसमें यह देख लेंगे सीधे सीधे प्लस माइनस साइन करते समय, तो शायद अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन चलो एक एग्जांपल प्लस माइनस का फिर बता देता हूं। जैसे ये आता 20 मीटर पर सेकेंड, ये आता 30 मीटर पर सेकेंड, C की वैल्यू होती 340, इसकी फ्रीक्वेंसी F0 F पूछी होती, तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि ऑब्जर्वर ऊपर था, ऑब्जर्वर की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि पास आ रहा है, तो 340C ऑब्जर्वर बढ़ाएगा, मतलब न्यूमरेटर में प्लस। सोर्स की वजह से भी बढ़ेगी, लेकिन सोर्स डिनोमिनेटर में है और बढ़ाने का तरीका क्या है? माइनस। तो देखिए, सोर्स जब पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का है, और बढ़ेगा कब? जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव करेगा, छोटा करेगा। इसी में जरा सोचिए, अगर ये 20 इधर होता तो इसका रोल तो सही है, ये पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दूर जा रहा है, और दूर जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी को घटाएगा, और घटाने का तरीका नीचे प्लस। ठीक है? और अगर ये इधर होता तो ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, तो इसका तरीका क्या है? न्यूमरेटर घटाना। इसका तरीका क्या है? डिनोमिनेटर बढ़ाना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूला याद रखिए, और फॉर्मूला कैसे याद रख रहे हैं कि ऑब्जर्वर ऊपर है, सोर्स नीचे है, बस इतना। प्लस माइनस हम अंदाज लगा लेंगे। ऑब्जर्वर ऊपर कैसे याद रखिए कि ऑब्जर्व करने के लिए हमें ऊपर होना पड़ता है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि आप अगर ऊपर हैं तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो ऑब्जर्वर ऊपर है, सोर्स नीचे है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चंस में प्रूफ के साथ करूंगा, नॉर्मल भी करूंगा, तो आपको फील आ जाएगा। वैसे इवेंचुअली आपको फॉर्मूला याद करना है, तो प्रूफ में उतने कंफर्टेबल ना हो तो भी चलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं चाहूंगा प्रूफ समझ लें। एग्जाम्पल देखते जाएंगे, प्रूफ आते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक सोर्स है जो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक ऑब्जर्वर B 40 से इधर जा रहा है, A 20 से इधर जा रहा है। C की वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड, विंड नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखा हो तो विंड नहीं है मानना है। अब हमें निकालना होता है, ये फ्रीक्वेंसी दी होगी मान लो 200 हर्ट्ज। अब हमें निकालना होता फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय A, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय B। तो पहले मैं फॉर्मूले से यूज करूंगा। फॉर्मूले में ऑब्जर्वर ऊपर आएगा, इन दोनों के केस में ऑब्जर्वर कौन है? ये। तो 340 प्लस माइनस ऑब्जर्वर सोर्स इनटू F0 200, ये आंसर आता। अब बस प्लस माइनस सोचना है, तो VO की वैल्यू कितनी है? 20, V सोर्स की वैल्यू कितनी है? 30। अब बस प्लस माइनस सोचना है। तो देखिए, ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी घटाएगा, ये भी घटाएगा, लेकिन ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में घटाने का तरीका माइनस है, और डिनोमिनेटर में वैल्यू घटाने का तरीका डिनोमिनेटर बढ़ा दिया जाए। तो ये न्यूमरेटर कम कर रहा है, ये डिनोमिनेटर बढ़ा रहा है, दोनों की वजह से ही एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है, चलो हम बी का देखें। तो बी में भी 340 ऑब्जर्वर 40, 340 सोर्स 30, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे, इनटू F0। अब देखिए, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर सेपरेट हो रहा है,
तो ऑब्जर्वर घटाने की कोशिश कर रहा है, तो न्यूमरेटर ये कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम आएगी। अकेले ऑब्जर्वर की सुने तो इसको भूल जाओ, इसको रेस्ट पे मानो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी घट गई। अब उसको रेस्ट पे मानो, ये पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई क्योंकि ये पास आ रहा है। और बढ़ाने का तरीका क्या है, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, वैसे आप जब सॉल्व करते रहोगे आपको अंदाज लग जाएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों जगह माइनस या दोनों जगह प्लस आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस आएगा। फिलहाल ऐसे करिए। इसी को अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम इत्मीनान से करते, प्रूफ से। तो प्रूफ से करते तो एक वेवलेंथ इधर बनाते, एक वेवलेंथ इधर बनाते। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहां पे हमारा ऑब्जर्वर ये है, दो मैक्सिमा के बीच का गैप। अब ये कितनी रेट से आ रहा है इस तरफ, सी की वैल्यू तो दोनों तरफ 340 है, तो ये मैक्सिमा भी 340 से इधर जा रहा है, वो भी 340 से इधर जा रहा है, क्योंकि साउंड की स्पीड में मीडियम का कोई रोल नहीं, लेकिन मीडियम का रोल आएगा इस लेंथ के कैलकुलेशन में। और ये इसकी तरफ है तो वेवलेंथ कम हो गई सिर्फ 30 की वजह से, तो 340 माइनस 30 इंटू T0, ये बना 340 प्लस 30 इंटू T0, ये वेवलेंथ। अब ये ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, 20 से, तो यहां पे एपरेंट टाइम पीरियड कितना लगेगा, डिस्टेंस कवर्ड तो वेवलेंथ अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, 340 माइनस 20, तो एफ डैश की वैल्यू ये उल्टा 340 माइनस 20, 340 प्लस 30, एफ नॉट, यही है एफ नॉट की वैल्यू 200। यहां देखें तो ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ठीक है, कितने से, 40, तो ये डिस्टेंस कवर अप करने के लिए टाइम जो लगेगा बाय 340 माइनस 40, तो एफ डैश इज इक्वल टू 340 माइनस 40, 340 माइनस 30 इंटू एफ नॉट, वही है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो यह था कि बिल्कुल प्रूफ याद रखो कि वेवलेंथ दोनों तरफ कितनी है, और वेवलेंथ तो याद रखनी है, और उस वेवलेंथ में वेव कितनी स्पीड से जा रही है, ये कितने से रिलेटिव, इससे सॉल्व कर लो, या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ये, ठीक है। एक आध और एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल 2, इस बार मैं विंड यूज करूंगा, तो इस बार हम मान लेते हैं एक कोई कार है और इसने हॉर्न बजाया, ठीक है, ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, विंड 50 मीटर पर सेकेंड से, एक ऑब्जर्वर ए है जो इस तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक और ऑब्जर्वर ले लेता हूं, ये इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये बी। अब पूछा होता लैम्डा रिसीव्ड बाय ए, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय बी, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद वीडियो रिज्यूम करो, मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। लैम्डा रिसीव्ड बाय ए, तो इसके लिए ये हमारा सोर्स हो गया, तो सोर्स की खुद की फ्रीक्वेंसी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सी की वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं दिया हो तो ये ले लेना, तो सी है 340 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं ये सिग्नल 340 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, 340 माइनस 50, 290 से, सोचो विंड इस तरफ है, सिग्नल इस तरफ 290 से जा रहे हैं, इस तरफ सिग्नल कितने से जा रहे हैं, 340 और ये 390 से, ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 390 प्लस 20 इंटू टाइम पीरियड, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 290 माइनस 20 इंटू टाइम पीरियड, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी
500 हर्ट्ज दी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड 1/500 छाप सकते हैं। तो यहां वेवलेंथ कितनी है और यहां वेवलेंथ कितनी है, तो लैम्डा रिसीव्ड बाय ए उस तरफ 390 + 20 इंटू फ्रीक्वेंसी 1/500। बी ने क्या रिसीव किया, तो 290 - 20 1/500। फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए, तो आप चाहें तो यहां ए देखें, तो ये इतनी रेट से आ रहा है, ये ए कितनी रेट से आ रहा है, 30 से। तो इनको ये वेवलेंथ कवर अप करनी है इतनी, स्पीड रिलेटिव कितनी है, 320। तो ए का आंसर आएगा 290, सॉरी टी डैश की वैल्यू 290 - 20 इंटू टी अपॉन 290 + 30। तो इसी को हम लिखें एफ डैश 290 + 30 290 - 20 इंटू एफ नॉट। और बात सही भी है, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कि ये 30 से आ रहा है, ये आ रहा है 20 से, और यहां सी की वैल्यू 290 है। तो एफ डैश इज इक्वल टू 290, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है +30, 290 ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है -20, यही है एफ नॉट की वैल्यू 1/500। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है 20 से, तो ये वेवलेंथ कवर अप करना है, तो वेव इधर जा रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 390 - 20 है। तो टी डैश, इसका टी डबल डैश लिखता हूं, तो उस वाले का कितना आया टी डबल डैश, वेवलेंथ 390 + 20 इंटू टी, एवरेज 390 - 20, तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू 390 - 20 390 + 20 इंटू एफ नॉट। चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए फिर से आप सिर्फ उतना ही पार्ट बनाइए जितना आपको निकालना है। ये 20 से जा रहा है, ऑब्जर्वर 20 से जा रहा है, और यहां सी की वैल्यू 390 है, क्यों, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ 50 जुड़ गया। तो यहां एफ डैश इज इक्वल टू सी 390, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है कम, ये दूर जा रहा है, कम करने का तरीका प्लस, वही आंसर है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल था। एग्जाम्पल 3 और लास्ट एग्जाम्पल, इसमें ये देखिए, ये इसने हॉर्न बजाया, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 200 हर्ट्ज की है। यहां पे एक वॉल है और वॉल खुद आ रही है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, ये वॉल 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ये ट्रक जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, ये रिफ्लेक्टर वॉल है ना। और भी गंदा कर देता हूं, विंड की वैल्यू 20 या 50 मीटर पर सेकेंड, चलो सी की वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड। अब होता पहला फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, इसमें सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, और इसमें है इज इट रियली ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। ये क्वेश्चन था। अब देखिए, अब पहला ही क्वेश्चन की बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड, और बीट फ्रीक्वेंसी का तो क्वेश्चन तभी उठेगा जब यहां दो फ्रीक्वेंसी होंगी, एक तो 200 हर्ट्ज समझ में आ रही है, दूसरी कौन सी, और ऑब्जर्वर कौन सा, ड्राइवर, ऑब्जर्वर मतलब ट्रक का ड्राइवर है। तो अब दो फ्रीक्वेंसी कौन सी आएंगी वो हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान, एक ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रिसीव कर लेगा और एक दीवार से रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो पहला डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड,
डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कितनी है। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रिसीव में आपको सिर्फ एक छोटी सी बात सोचनी है कि ये इसके ऑब्जर्वर है, ये इसका स्पीकर है, स्पीकर की स्पीड कितनी है 30, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 30, दोनों की स्पीड 30 है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती, तो C प्लस। अब C प्लस, अब देखिए ये ऑब्जर्वर पास आने की कोशिश कर रहा है स्पीकर के, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है घटाएगा, मतलब नीचे भी प्लस, और F0। आंसर आया F0। मतलब ट्रक ड्राइवर को ठीक वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो इसकी है। और अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं है तो वेवलेंथ सेम आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, क्यों, दोनों टर्म कट गए और सेम डायरेक्शन में थे, इसीलिए ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो आंसर आ गया ये। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, F0 200 हर्ट्ज इसको डायरेक्ट सुनाई दी क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन अब हमें रिफ्लेक्टेड वेव सुनना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा कि जब भी वेव रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होगी तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले देखिए इससे टकराई है और वापस आई है, जब टकराई तो जाते समय ये ऑब्जर्वर था, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होके वापस आई ये सोर्स है और ड्राइवर ऑब्जर्वर। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब ये रिसीव कर रहा है, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिसीव करेगा वापस भेजेगा, तो जब ये रिसीव करेगा ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, और जब ये रिफ्लेक्ट करके वापस भेजेगा तो ये जो रिफ्लेक्टर है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सोर्स, तो उस समय ये सोर्स है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि इट इज टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल, देन इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सोर्स, फिर वो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा और वही ये वापस आएगी। तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये टू स्टेप प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट मैं समझा चुका हूं, हटा देता हूं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। तो इसके लिए आपको सिंपली ये देखना है स्पीकर की स्पीड कितनी है 30, यहां C की वैल्यू कितनी है 390। सोचो विंड इस तरफ है, स्पीकर से वहां जा रहा है तो साउंड 340 नहीं 390 से जा रहा है, और ये हमारा लिसनर हो गया। लेकिन लिसनर कौन सा रेस्प है, लिसनर खुद जा रहा है 20 से, ये 100 हर्ट्ज था। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड इज इक्वल टू कितना आता 390, ऑब्जर्वर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पास आ रहा है, ये घटाने की कोशिश कर, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नीचे सब्ट्रैक्ट होगा, इनटू F0 200, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइन, ये बढ़ा रहा है वो भी बढ़ा रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ गया डिनोमिनेटर घट गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय वॉल इज सेम एज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल, ये सेकेंड पॉइंट। और ये बनेगा 410 बाय 360 इंटू 200। ठीक है, तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट करेगा। ये लगभग आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें बॉल मार रहे होते और ये तुरंत रिफ्लेक्ट होकर बॉल वापस आ रही होती, तो अगर 1 सेकंड में 10 बॉल इससे टकराती तो 10 ही तो रिफ्लेक्ट होती। तो जितने मैक्सिमा इससे टकराएंगे उतने ही मैक्सिमा तो रिफ्लेक्ट होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा बढ़ घट तो नहीं जाएंगे। तो 1 सेकंड में जितने इससे हिट किए उतने ही रिफ्लेक्ट हुए। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय वॉल इज सेम एज फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। इसीलिए रिसीव्ड क्या थी ये। लेकिन अब हम तीसरा पार्ट की बात करें तो ये खुद एक सोर्स है, और कितनी फ्रीक्वेंसी का, ये 390 प्लस 20, 390 माइनस 30 इंटू F0, F0 ही 200 है। और अब हमारा ये ऑब्जर्वर है, सोर्स कितने से आ रहा है पास, 20 से,
ऑब्जर्वर कितने से पास आ रहा है? 30 से, क्योंकि ये ट्रक ही ऑब्जर्वर है, ये वॉल ही ट्रांसमीटर है, और कितनी फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर है? इतने का। तो इसके लिए आंसर आएगा एफ डबल डैश इज इक्वल टू, अब हां एक और बात, सी, अब साउंड ऐसे जा रहा है क्योंकि सोर्स से रिसीवर की तरफ, और साउंड की स्पीड है 290। सोचो, विंड 50, 340, 290, तो एफ डैश आएगा 290। ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है +30, वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है -20, इनटू फ्रीक्वेंसी कौन सी इसकी? ये एफ, ठीक है। और एफ की वैल्यू कितनी है? 390 + 20, 390 - 30 इंटू एफ नॉट। तो इसका आंसर आया एफ डबल डैश 290 + 30 320, 270, यहां 410, यहां 360, एफ नॉट 200 हर्ट्ज। कुछ कट रहा है जीरो के अलावा? 8, 9, तो ये कितना बना? 343, 243, ये कितना बना? इनटू 200, ये आया। अब एक फ्रीक्वेंसी इसने डायरेक्ट रिसीव की, ये एक रिसीव की, तो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी इन दोनों का डिफरेंस। तो ये कितना है? 328 बाय 243 इंटू 200 माइनस 200, तो 328 माइनस 243 बाय 243 इंटू 200 हर्ट्ज, ये हमारा आंसर है। और ये कितना बना? 85 बाय 243 इंटू 200 हर्ट्ज, एंड इट इज मच ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, मीन्स इट इज नॉट ऑडिबल, क्योंकि हम बीट फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में 10 तक ही सुन सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर के लिए तो ऑब्जर्व ऑडिबल नहीं है, बाकी किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट, द रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर, वॉट एवर इट इज, बिहेव्स एज एन ऑब्जर्वर। इट रिसीव्स सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एंड वॉट एवर फ्रीक्वेंसी इट रिसीव्स, the same frequency will be reflected or refracted by this new source. Now it has become a source. ये ऑब्जर्वर है, तो आपको फिर सोर्स से ऑब्जर्वर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ही। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है और काफी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें ये कार एक डिटेक्टर से क्रॉस होके बाहर आगे निकली, कार ने कोई एक हॉर्न बजाया होगा, लगातार साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ये कार जब इसके पास आई और फिर निकल गई, तो जो फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप आया वो 2% का है। ड्रॉप आएगा, सिंपल सी बात है, पास आ रही है आवाज कुछ और आएगी, हाई पिच, दूर गई लो पिच, तो 2% का चेंज है। यू हैव टू एस्टिमेट स्पीड ऑफ कार। जैसा आपने सिमुलेशन में देखा था कि एक एम्बुलेंस क्रॉस करके निकल रही थी, तो उसमें 2% का चेंज है, सी की वैल्यू दे रखी। क्वेश्चन नंबर 2, ये वो है जो एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्सपेरिमेंट में हम सर्कल में घुमा रहे थे माइक को, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, कभी फ्रीक्वेंसी कम कभी ज्यादा। तो ये ऐसे घुमा रहे हैं, ये 2R है, ये R है, इसकी फ्रीक्वेंसी F0 है, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड व्हेन लिसनर इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये स्पीड कांस्टेंट है, लिसनर आपका सर्कल में घूम रहा है और सोर्स आपका रेस्ट पे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि लिसनर और सोर्स अगर आप बदल दें तो आंसर बदल जाएंगे, दोनों के आंसर सेम नहीं होते। कि आपका ये स्पीकर 20 से जा रहा है, लिसनर रेस्ट पे है, लिसनर 20 से आ रहा है, स्पीकर रेस्ट पे है, इन दोनों के आंसर डिफरेंट है, तो रिलेटिव मोशन मत लगा देना। जैसे इसका आंसर आएगा C/C - 20 F0, इसका C + 20/C F0। तो रिलेटिव मोशन काम नहीं करता कि आप इसको स्टॉप करके उसको दे दो, तो ये कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट सही था रिलेटिव मोशन का, जो पिछले डिस्कशन में हमने देखा था, अगर रिलेटिव मोशन 0 है तो फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। बाकी आपको हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर अलग अलग लेके सॉल्व करना है। तो फिलहाल क्वेश्चन बहुत आसान था, मुझे ये बताना जरूरी है कि ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है।
क्वेश्चन 3 में एक कार है जो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रही है, इसके पास हॉर्न है, इसने हॉर्न माना लेकिन इसको बीट सुनाई दी 6 हर्ट्ज की। इसको पता है कि विंड चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड की इधर, बॉल आपकी रेस पे है, तो आपको एस्टिमेट करना है कार की स्पीड क्या होगी, कि क्या ये पर्सन अपनी कार की स्पीड बता सकता है बीट सुन के। और क्वेश्चन नंबर 4, ये 100 हर्ट्ज का एक ऑक्सीलेटर है जो खुद 50 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, लेकिन ये पानी 20 मीटर पर सेकेंड से खाली हो रहा है, नीचे गिर रहा है, और ये कान 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। हाइपोथेटिकल है, सीरियसली मत लेना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 300, वाटर में 1200, तो ये सिग्नल इस तक पहुंचेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी के होंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, पहले रिसीव होंगे फिर ये, तो पहले रिसीवर की तरह काम करेगा फिर ट्रांसमीटर की तरह ये इंटरफेस। ठीक है, तो ट्राई करिए क्वेश्चन। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान है कि जब ये अप्रोच कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। F1 इज इक्वल टू F0 इंटू C, ये सोर्स है, अपॉन C माइनस V। F2 F0 C अपॉन C प्लस V, ये F2 है। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय 2%, तो F2 इज इक्वल टू 98 बाय 100 F1। तो कितनी रिसीव की और यहां कितनी रिसीव की, उसमें 2% का चेंज है, तो F2 और F1 में ये 2% है। F2 की वैल्यू F0 C अपॉन C प्लस V इज इक्वल टू 98 बाय 100 इंटू C अपॉन F2 में C प्लस है, इसमें C माइनस V इंटू F0। F0 से F0 उड़ाया, C से C उड़ाया, C माइनस V अपॉन C प्लस V 98 बाय 100 कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ऊपर दोनों को जोड़ दूं, एक बार घटा दूं, तो इसमें से इसको घटा दूं तो यहां बनेगा 2V बाय 2C। इन दोनों को जोड़ा इसमें से, ये 100 माइनस 98 अपॉन 100 प्लस 98, तो ये बना 2 बाय 98, 1 बाय 49, 198 सॉरी, 2 बाय 198, तो 1 बाय 99, V इक्वल टू C बाय 99, तो V की वैल्यू आ गई 340 बाय 99 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए परसेंटेज किसका था, मेन चीज यही थी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इस समय और यहां पे दो जो फ्रीक्वेंसी मिली उनमें 2% का चेंज आया, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले वो 2% कम है, तो 98 बाय 100 किसका है, F1 का। ठीक है, अंग्रेजी समझनी थी तो ये कंपोनेंट डिविडेंडो लगाया, काम हो गया। ठीक है, तो ये वाकई में इसका यूज करके हम स्पीड ऑफ कार निकाल सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे। ठीक है, वैसे यही यूज करते हैं पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले कहें कि कार की स्पीड निकालने के लिए, तो वो ऐसे करते हैं। ये कार है, यहां से एक सिग्नल भेजा, इससे टकरा के वापस आया, तो सिग्नल भेजा हमने F0 का, टकरा के आया कुछ और F0 प्लस, और F0 प्लस और F0 के डिफरेंस से वो पता कर लेते हैं इसकी स्पीड क्या है। और वो कैसे, पहले ये रिसीव करेगा तो ये ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा, तो पहले आएगा ये F0 इंटू इसकी स्पीड अगर V होती तो C बाय C प्लस V बाय C, और जब ये वापस करेगा तो ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये C अपॉन C माइनस V, ये हमारी F0 प्लस। तो ये फ्रीक्वेंसी जो पैदा की थी, जो रिफ्लेक्ट होके आई, उससे पता लगा देते हैं। तो स्लाइटली डिफरेंट प्रिंसिपल यूज करते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ये तो तय है कि मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए मिनिमम स्पीड जब ये दूर जा रहा होगा, और ये फील करिए यहां आएगा जब ये टेंजेंट डलेगा, और मैक्सिमम स्पीड यहां आएगी जब ये टेंजेंट डलेगा लेकिन ये अप्रोच कर रहा होगा। जब सबसे ज्यादा अप्रोच करेगा तो मैक्सिमम आएगी, ये मिनिमम आएगी, और मिनिमम कितनी है, F0 C माइनस V बाय C F0, मैक्सिमम कितनी है, C प्लस V बाय C F0, क्योंकि
सोर्स दोनों केस में रेस्ट पे था, एक बार ऑब्जर्वर दूर जा रहा था, एक बार ऑब्जर्वर पास जा रहा था, ये दो केस बने। लेकिन तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये इधर जा रहा होता। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया डिस्कशन आया है। अभी तक क्या हो रहा था, मोशन लाइन ज्वाइनिंग मोशन के अलोंग ही वेलोसिटी थी। मैंने जितने क्वेश्चन दिए, लाइन ज्वाइनिंग मोशन ऐसी है, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, लेकिन यहां भी उसी डायरेक्शन में। देखिए स्ट्रेट लाइन वाला केस था, देखो यहां अप्रोच कर रहा है, यहां सेपरेट कर रहा है, कभी ना कभी ये केस बनेगा, कभी ना कभी ये बनेगा। लेकिन अब ये पूछा है तो यहां इफेक्टिव एंगल लेना पड़ेगा और ये आएगा अगर एंगल थीटा है, ये भी नॉट है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का, तो अब इस भी नॉट का कॉस कंपोनेंट ही काम का है, क्योंकि भी नॉट का कॉस कंपोनेंट सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइन कंपोनेंट नहीं। तो टॉप पे इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी, इसकी वेलोसिटी इधर है, भी नॉट का कॉस कंपोनेंट इफेक्टिव है और ये दूर जा रहा है, तो सी माइनस भी नॉट का कॉस थीटा बाय, ये भी नॉट है सभी, बाय सी एफ नॉट। बस कॉस थीटा कितना है, बहुत आसान, 2r r थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√5। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से एक छोटा सा कंक्लूजन मिला कि अगर चीजें अप्रोच सेपरेट कर रही हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि इसके पास इधर वेलोसिटी होती, इसके पास इधर होती, v1 v2 θ1 θ2, ये f0, तो आंसर आएगा f डैश इज इक्वल टू f0 c प्लस v2 का cos θ2 c माइनस v1 का cos θ1। बस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर वो वेलोसिटीज हम काउंट कर लेंगे, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, बीट फ्रीक्वेंसी। तो एक फ्रीक्वेंसी तो ये 100 डायरेक्ट सुन लेगा, ये तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, एक तो 100 आ गई, दूसरी हमें सुनानी है, तो दूसरी के लिए आपको 2 इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये ऑब्जर्वर है और C की वैल्यू 350 है, कैसे, 325 प्लस 25, ये खुद कितने से जा रहा है पता नहीं भी, तो पहले ये रिसीव करेगा, तो F रिसीव्ड इज इक्वल टू, ये 100 था, 100 टाइम्स ऑब्जर्वर रेस्ट पे है C कितना है 350, बाय 350 ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी माइनस। स्टेप 2, अब ये खुद सोर्स है और ये रिसीवर है, और रिसीवर आ रहा है V से, सोर्स है रेस्ट पे, लेकिन इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी खुद ये है, तो अब जो इसने रिसीव की होगी F डबल डैश, तो ये आएगा F डैश टाइम्स C अपॉन C माइनस V। एक मिनट, ये रिसीवर है ना, C प्लस V बाय C, तो ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स के पास वेलोसिटी नहीं है, ये आएगा, और F डैश की खुद की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 350 अपॉन 350 माइनस V इंटू C प्लस V, और अब C की वैल्यू 300 है, विंड उस तरफ है 325, तो 300 प्लस V बाय 300, ये आई हमारी F2 F1, ये थी F2 और F1 का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 6 हर्ट्ज, तो F2 माइनस F1, तो 100 कॉमन लो, 350 बाय 300 इंटू 300 प्लस V, 350 माइनस V माइनस 1 इज इक्वल टू 6। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, V की वैल्यू मिल जाएगी, अपने हिसाब से निकाल लेना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 500 ये रिसीव करेगा, फिर ये ट्रांसमिट करेगा, तो पहले ये रिसीव करेगा, और जब ये रिसीव करेगा तो ये ऑब्जर्वर होगा, विंड दिया नहीं तो वो काउंट नहीं करना, तो ये रिसीव करेगा, तो यहां से C की वैल्यू कितनी है 300, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कितने से जा रहा है 20, ये कितने से जा रहा है 50, तो ये रिसीव्ड 100 इंटू C की वैल्यू 300, ऑब्जर्वर 20,
300, ये पास आ रहा है 50। लेकिन अब हमें एक और इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना है, तो ये जब हम इसके लिए बात करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा सोर्स है। ऑब्जर्वर कितना है 30, तो एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश इनटू सी कितना है जो भी है सी नया इनटू कितना ऑब्जर्वर का प्लस इसका माइनस, वैल्यू छापें एफ डैश 100 इंटू 300 माइनस 20, 300 प्लस 50 ये वाली वैल्यू इनटू सी की वैल्यू 1200 प्लस 30, 1200 माइनस 20, ये हमारा फ्रीक्वेंसी फाइनली रिसीव्ड आ गया। ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट में, पहले ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इससे इसने रिसीव की, फिर नया सोर्स ये है, ऑब्जर्वर ये है, नया सी ये है, इसने रिसीव की। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था डॉपलर इफेक्ट। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, थ्योरी थोड़ी सी चाहो तो आप किसी बुक से पढ़ लेना, अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिराइव करना एक दो ज्यादा आसान पड़ेगा। चाहो तो आप फॉर्मुलेज जो हमने बात की सिंपल से, कि अगर विंड इधर गई और स्पीकर इधर है, लिसनर इधर है, तो यहां स्पीड c प्लस वी डब्ल्यू, लेकिन अगर ये इधर है तो यहां स्पीड c माइनस वी डब्ल्यू। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि ये हमारा सोर्स है, ये v से जा रहा है, यहां वेवलेंथ और यहां वेवलेंथ, तो यहां वेवलेंथ छोटी हो गई, यहां वेवलेंथ बड़ी हो गई, यहां c माइनस वी इंटू टी, यहां c प्लस वी इंटू माइनस प्लस वी इंटू टी, ये आया। ठीक है, और c की वैल्यू क्या, इधर जो भी होगी इधर जो भी होगी। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ये इस तरह, इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2, यहां c जो भी c कहां, यहां से यहां होगा, विंड का रोल आएगा तो c के कैलकुलेशन में आ जाएगा। c ऑब्जर्वर दूर जा रहा है माइनस, ये पास आ रहा है माइनस, क्योंकि बढ़ाने की कोशिश करेगा, एफ नॉट इक्वल टू एफ। तो सेम डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, अपोजिट में अपोजिट साइन। कॉमन सेंस से सोचिए कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। बस ऑब्जर्वर ऊपर, सोर्स नीचे। और अगला पॉइंट ये क्या था कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा तो दो इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करेंगे, पहले रिसीव करेगा फिर रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक से हमने कॉन्सेप्ट पढ़े इसके डॉपलर इफेक्ट के, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, जो भी असाइनमेंट मिला है, होमवर्क मिला है, करने में मजा आता है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी मैंने जो मॉड्यूल में एसोसिएट कुछ कर रखे हैं, इसके एप्लीकेशंस थोड़ा सा देख लेना कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डॉपलर इफेक्ट के। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।